नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंद किसान चैनल में। मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन और आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। जी हाँ, देश में जो 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने जो मोर्चाबंदी कर रखी है, आंदोलन छेड़ा हुआ है, 8.5 महीने का वक्त हो चला है। उनकी प्रमुख मांगे कि जो ये 3 कृषि कानून हैं उनको रद्द किया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। सरकार की तरफ से गतिरोध जारी है जनवरी से और तमाम वार्ताएं लेकिन विफल रही, गतिरोध जारी है। और इस बीच जो संयुक्त किसान मोर्चा है और जो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत जी, उन्होंने बोला है कि हम अब वोट की चोट करेंगे। जो आगामी विधानसभा चुनाव है, मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड है। अब जब हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो मिशन उत्तराखंड में वो क्या मुद्दे हैं, वो क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिनको समझने की जरूरत है, जहां तक खेती का सवाल है। इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से चमोली डिस्ट्रिक्ट से सामाजिक कार्यकर्ता फार्म एक्टिविस्ट जेपी मिठानी जी जुड़ गए हैं। ये देहरादून में रहते हैं और इनसे समझते हैं कि क्या है वहाँ के उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दे, क्या है आजीविका के मुद्दे, खेती को किस तरह से लाभान्वित किया जाए, वो विकास के दरवाजे कैसे खोले जाएं। जेपी जो हैं ये कई 23-25 सालों से सामाजिक कार्यकर्ता के काम में जुड़े हुए हैं और इनका अपना एक आगाज फेडरेशन है जिसके ये फाउंडर चेयरपर्सन भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेपी जी इस चर्चा में। नमस्कार। सबसे पहला मेरा यही सवाल, मिशन उत्तराखंड जो किसान नेता हैं, अगर मैं चाहूँ उनको हम सुझाव दें, क्योंकि आप उत्तराखंड से खास तौर से आते हैं और वहाँ के लोगों के बीच लंबे समय से आप खेती और उससे जुड़े मुद्दों पर काम कर रहे हैं। क्या है वो आपके सुझाव जिसको इस मिशन उत्तराखंड में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वहाँ के लोग, पहाड़ के लोग हों या फिर उत्तराखंड में जो मैदानी इलाके हैं, उनकी अलग अलग चुनौतियां हैं, इसको किस तरह से डील किया जाए? देखिए अनिका जी, सबसे पहले धन्यवाद हिंद किसान का। और जब से जेनेसिस हुआ हिंद किसान का तो बहुत बार सोचा इसके कार्यक्रम से जुड़ेंगे। एम आई ऑडिबल? आपको मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल। जी, तो एक्चुअली क्या है कि उत्तराखंड को पहले जब उत्तराखंड पृथक प्रदेश की बात हुई थी तो जो राज्य आंदोलन का जो मुद्दा था वो 3 प्रमुख इश्यूज पे था कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार। और जब स्वरोजगार की हम बात करते थे तो कृषि और उद्यानिकी यानी बागवानी, कृषि बागवानी उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा रिसोर्स माना जा रहा था। कृषि के क्षेत्र में जो भी हमारी पर्वतीय, जितने भी 13 के 13 जनपदों में जो प्रमुख पर्वतीय जनपद हैं, उन पर्वतीय जनपदों में जो एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग है, पर कैपिटा एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग, वो कंपैरेटिवली तराई, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, बहादुराबाद का हिस्सा, मोहनपुर वाला हिस्सा, लक्सर, फिर हम उधर चले जाते हैं उधम सिंह नगर, किच्छा, सितारगंज, फिर गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के आसपास का तराई का एरिया। तो कंपैरेटिवली मैदानों में प्रति परिवार किसानों के पास जो लैंड होल्डिंग है वो कंपैरेटिवली पहाड़ की तुलना में अधिक है। अगर आप अकेले जनपद चमोली की बात करें तो हमारे जनपद चमोली में 80% से अधिक जो खेती बाड़ी है वो रेनफेड है, यानी कृषि, जो वर्षा आधारित खेती। और पिछले, जब राज्य बना भी तो उसके बाद भी 20-21 वर्षों में बहुत इस तरह के परिवर्तन नहीं हुए कि एग्रीकल्चर लैंड को, जो रेनफेड एग्रीकल्चर लैंड है या लैंड जो रेनफॉल बेस्ड एग्रीकल्चर सिस्टम है, उसको किसी एडवांस टेक्नोलॉजी से, उसको कृत्रिम संसाधनों से सिंचाई की सुविधा मिली हो। इसकी बंदरबाट और इसका करप्शन के लिए तो हमारे यहाँ हाइड्रम की परियोजनाएं थी, हमारे यहाँ सिंचाई विभाग था, हमारे यहाँ लघु सिंचाई विभाग है। इन तमाम चीजों के होने के बावजूद पहाड़, जो कि सबसे हिमालय का जो ये एरिया है हमारा उत्तराखंड में, 9 से अधिक प्रमुख नदियां हैं। और इस देश की सबसे बड़ी नदी जो गंगा यहाँ देवप्रयाग के बाद बनती है, तो वहां सबसे कम जी
कम सिंचाई की जमीन का होना ये प्रमाणित करता है, प्रोजेक्ट को देती है या ऑल वेदर रैकों को देती है, या वो ज्यादा महत्व खनन को देती है, या जल विद्युत परियोजनाओं में नदी घाटी की बहुमूल्य एग्रीकल्चर लैंड को डुबोने में देती है। तो विकास की सोच हमारे प्रदेश में दूसरे तरह की है, मतलब हमको सफेद हाथी विकसित करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, जबकि लोकल रिसोर्स बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्थानीय संसाधन आधारित स्वरोजगार की तरफ हमारे प्रदेश ने कभी सोचा नहीं। सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि हमारे प्रदेश में देश का पहला प्रदेश है जहां पलायन आयोग है, और पलायन आयोग भी पौड़ी से पलायन करके सहजधारा रोड के आसपास आ गया है। वो करेंगे, चलिए तो बात करते हैं। आज राकेश टिकैत जी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अब हम एक दवाई पिलाएंगे। हमने पहले बंगाल में दी वो दवाई, उसके बाद उन्होंने मिशन यूपी के तहत लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि दिल्ली जैसा हम इसको बना देंगे अगर ट्रैक्टर मार्च करके, अगर हमारी बातें नहीं मानी गई। अब उन्होंने देहरादून आकर उत्तराखंड में आगाज किया है। क्या कहेंगे, जो ये 3 कृषि कानून हैं उनमें से कौन से कानून से सबसे ज्यादा असर पड़ेगा? पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करें तो वहां पे जो खेती है, उस सब पर जो किसान हैं, उनमें कौन से 3 कृषि कानूनों में से सबसे ज्यादा असर? देखिए, जो 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 पहला कृषि कानून है, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, इस कानून में क्या है कि जो एपीएमसी मंडी का स्ट्रक्चर है, या जो एपीएमसी मंडी से बाहर देश में 7,000 एपीएमसी मंडी है, जरूरत 42,000 एपीएमसी मंडियों की है, और एपीएमसी मंडी का इस तक देखिए हमारे यहाँ तो चमोली में, कर्णप्रयाग में मंडी बनी थी, और कई सिमली में मंडी बनी थी। इन मंडियों को तो हमने देखा नहीं कि कभी कोई लोकल प्रोड्यूस खरीद रहे हो, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कृषि आधारित स्वरोजगार की तो बात ही नहीं की गई। मंडियों का उपयोग तो तभी होता है ना जब इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े स्टोर बनाए गए, वेयर हाउसेस बनाए गए, इन सब में जब गेहूं और चावल पंजाब, हरियाणा, उधम सिंह नगर, किच्छा, तराई से ही आना है, तो ये मंडियां वहां बनाई क्यों गई हैं? आप इतने वर्षों में जनपद चमोली में इतना ज्यादा, पहले एप्पल होता था, एप्रिकॉट होता था, प्लम होता था, चेरी होता था, ऑफ सीजनल। हमारे यहाँ का एप्पल तब तैयार होता है जब कश्मीर और हिमाचल का एप्पल खत्म हो जाता है। देयर इज नो स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल, या कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अवेलेबल इन द हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड। तो हमारे यहाँ तो जो सबसे ज्यादा खतरनाक होगा वो मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो अधिनियम इन्होंने लाए हैं, जिसके मतलब ये इन कानूनों को याद करने में भी थोड़ा थोड़ा कठिनाई है। मतलब सरकार का दूसरा कानून है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक 2020। मतलब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, पहाड़ों पे किसकी नजर है? जिनको हर्ब्स एंड मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेट करने, कलिनरी हर्ब्स कल्टीवेट करनी है। बीच में इन्होंने कहा कि हम तो कीड़ा जड़ी कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस के नहीं होती है, और अभी वर्तमान में उत्तराखंड के पर्वतीय जनपदों में सारे एल्पाइन मिडोज खो दिए जाते हैं हर साल, मार्च से लेकर मिड जून तक, क्योंकि जो कीड़ा जड़ी होती है वो बुग्याल में ही होती है, अबव स्नो लाइन है ना, तो उसको खोद देते हैं, और उसका बाजार भाव 18 लाख रुपया है चोर बाजारी में, और सरकार ने रेट तय किया 3.5 लाख रुपया। जब लोगों को 13-14 लाख में वो बिक रही है तो आपके पास क्यों बेचेंगे? सरकार ने जानबूझ के कानून ऐसे बनाए। और वन पंचायतों को, जिला विशेष संघ को कहा गया इसके वो दे परमिट, और वन पंचायत का तो एरिया ही नहीं आता रिजर्व फॉरेस्ट। वहां कैसे वन पंचायत क्षेत्र में थोड़ी हो रही है कीड़ा जड़ी। अगर वहां होती तो वहां की उपज कर देती ना वो रवन्ना, परमिट या लाइसेंस। तो हमारे, मुझे जो लगता है कि उत्तराखंड में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो अधिनियम है, अगर इसमें लोग फंस गए तो उनको अपनी जमीनें छुड़ाने में बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में और कई लोग ऐसे हैं कि जिनको ये लगता है ट्रैक्ट फार्मिंग से इंटरेस्ट
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रही थी। सरकार का कहना है कि जब तक कंपनियां कॉरपोरेट्स एंट्री नहीं लेंगे तब तक खेती में विकास नहीं होगा। पुराने तरीके से, पुराने ढर्रे पर अगर लोग खेती करते रहेंगे तो फिर इंटरनेशनल मार्केट तक उनकी पहुंच कैसे होगी, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। जो इतना बड़ा स्कोप है खेती में, वो कहीं ना कहीं उसको लोग रीप नहीं कर पाएंगे, उस बेनिफिट को। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो किसान हैं वो इसके खतरों को समझ रहे हैं, लेकिन जो सरकार की तरफ से नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है कि विकास की कहानी लिखी जाएगी, ऐतिहासिक हैं ये कृषि कानून, उसको आप लोग किस तरह से समझ रहे हैं? देखिए, सरकार ने कहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे पहाड़ में। और जब हम देश के अन्य हिस्सों की कहानी सुनते हैं, पंजाब हरियाणा की, जो पेप्सिको ने जो वहाँ लोगों के साथ करार किए थे पोटैटो को लेकर, पहले कहा खेती आलू उगाइए, फिर उन्होंने साइज फिक्स कर दिया कि इस रेडियस का आलू होगा तो वही हम खरीदेंगे, और हमारा जो पोटैटो है वो हमारे अलावा कोई और को नहीं दे सकते आप। और बीच में खरीदारी बंद कर दी, तो सरप्लस जो पोटैटो है वो बर्बाद हुआ, किसान से न खरीदा गया न बेचा गया। ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में हुए, जो जो मदर डेयरी के साथ हुए टमाटर और मटर की खेती को लेकर। तो उसमें जब किसानों ने अपने मंडी में लेके गए अपना मटर और टमाटर, तो कुछ जगह ऐसी ऐसी कहानियां भी आई कि उनको गाड़ी का किराया देना मुश्किल हो गया, ट्रक का, दिल्ली लेके चले गए मंडी में, तो उनको औने पौने दामों पर वो अपनी क्रॉप बेचनी पड़ी। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मोनोकल्चर यानी एक तरह की खेती को ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि आपको 10 गाँव को पोटैटो उगाना है तो पोटैटो ही उगाओ, टमाटर उगाना है तो टमाटर ही उगाओ। तो ऑफ सीजनलिटी जो है क्रॉप्स की, उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। और जब हम उसको ध्यान में नहीं रखेंगे तो अब मुझे लगता है कि मोनोकल्चर से जो फसलों के जो रोग होते हैं वो एक साथ ही सारी फसल, टमाटर की अगर फंगस लग गया तो एक खेत में तो उसके आसपास के 100-200 खेतों में फंगस अपने आप फैल जाएगा। तो एक ही टमाटर की क्रॉप है तो सारा टमाटर सड़ने गलने लग जाएगा। मोनोकल्चर पहाड़ के लिए अभिशाप है, जबकि पहाड़ों में हम पहले समय से ही सुनते आए हैं कि 12 नाजा कृषि पद्धति है कि एक अनाज फेल हुआ तो दूसरा हो जाएगा। कौड़ी चिड़ा सड़ गया तो चलो झंगोरा, काला भट्ट, रेयास, गहत, कुलत, धान हो जाएगा। तो मिक्स खेती की परंपरा रही पहाड़ में, और वो इसलिए रही कि वो यहाँ के एग्रो इकोसिस्टम में फिट होती है। ग्लोबली जो क्लाइमेट चेंज इश्यूज आ रहे हैं, स्नो लाइन रिसीड हो रही है, बारिश का सीजन 15 दिन आगे पीछे हो गया है, एवरेज टेम्परेचर में 1.5-2 डिग्री का अंतर आ रहा है। जोशीमठ में जहाँ बहुत अच्छे सेब होते थे वहाँ अब सेब की जगह सिट्रस बेल्ट ने ले लिया, और जहाँ सिट्रस होते थे वहाँ अब पीपल कोटी की हाइट 1300 मीटर है। तो पीपल कोटी में लीची और आम नहीं होते थे, लेकिन पीपल कोटी में अब लीची, आम और कटहल पे फ्रूटिंग होने लगी, जो इस बात के बायोलॉजिकल इंडिकेटर हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं जी। तो इसलिए हमको ये मतलब आप देखें थर्मामीटर की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, आपका हाल ही में आईपीसीसी, अगर आपका टर्मिनली अच्छी बुला अर्जुन का पेड़ पीपल कोटी में सरवाइव हो रहा, वो इस बात का इंडिकेटर है कि हरिद्वार, ब्यासी, ऋषिकेश, उधम सिंह नगर, किच्चा और या हल्द्वानी का पेड़ अगर पीपल कोटी 1300 मीटर यानी 3900 फीट पे हो रहा है, इसका मतलब उसको वहां पे अनुकूल परिस्थितियां मिल रही हैं। दिस इज बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज। जोशीमठ में संतरे पे अच्छी फ्रूटिंग होने लगी। तो इनको ध्यान में रखते हुए पहाड़ के लिए मोनोकल्चर अभिशाप है। तो ये बताएं कि हम उत्तर प्रदेश के पर्वतीय किसानों को समझनी पड़ेगी। हम उत्तर प्रदेश में भी सुन रहे हैं, जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वो कह रहे हैं कि हम क्लस्टर अप्रोच को अपनाएंगे, एक एक जिले में क्लस्टर्स विकसित करेंगे, वहां पर खास एक किस्म की खेती होगी जिसको हम एक्सपोर्ट लेवल तक पहुंचा पाएंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि एक ही तरीके की खेती, मोनोकल्चर पहाड़ के लिए अभिशाप है, तो ये तो देश भर के किसानों को समझना पड़ेगा।
इस पर मैं आना चाहती हूँ कि जो पुरानी विजडम थी, जो पारंपरिक जो विद्या थी, पारंपरिक पद्धति थी खेती की, जिसमें किसान अपने तौर तरीकों से कीड़े और जो जलवायु परिवर्तन से होने वाले जो प्रभाव हैं उनको कम करते थे। आपको क्या लगता है, अगर ये ठेका खेती आई, कंपनियां अपने तरीके से फसलें उगवाएंगी, उनके अपने तौर तरीके होंगे, खाद उनके हिसाब से डाली जाएगी, बीज उनके हिसाब से डाले जाएंगे, तो जो ये पुरानी पद्धति थी या पारंपरिक जो खेती का ज्ञान था, उस पर कहीं ना कहीं आपको लगता है असर पड़ेगा? मुझे ये लगता है कि देखिए, जब जब आप अपनी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को चेंज करेंगे तो उस चेंज होने वाली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में आप अपने सॉइल का माइक्रो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट भी करेंगे। यानी कि जिस तरह का बीज होगा उस तरह के हाइब्रिड और इम्प्रूव्ड बीज के हिसाब से आपको खाद चाहिए, पानी चाहिए, टूल्स चाहिए, ज्ञान चाहिए। तो जो आपकी 30 या अन्य चीजों से रोगों का निदान करना है, ये ट्रेडिशनल विजडम जो लोक ज्ञान था, जिसके लिए सरकार ने बहुत बड़े बड़े मंत्रालय बनाए, बायोडाइवर्सिटी कानून बनाया, जैव विविधता मंत्रालय बनाया, स्टेट में स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया है, और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड बनाया है, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड बनाया है। इन सब का औचित्य क्या रहेगा? नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग बनाया है। एक तरफ आप कहते हैं कि पराली को डिकम्पोज करने के लिए आप वेस्ट डिकम्पोजर का यूज करेंगे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि खेती के बेहतर प्रबंधन और अधिक उत्पादन के लिए हमको पोटास, एनपीके इस तरह से प्रयोग करना है। मतलब एक तरफ आप उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता समितियों को सब्सिडी पे यूरिया, पोटास देते हैं, दूसरी तरफ आप उद्यान और कृषि विभाग से ही देसी बीज दे रहे। मतलब दोहरी नीतियां। आपका कुछ विजन प्लान तो होगा, मतलब बिल्कुल जीरो। अब बीच बीच में मोदी जी ने एक बात कह दी, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ZBNF, तो सारे लोग उसी तरफ चले गए। पुरानी चीजें तो आपने अभी अटेंड नहीं की थी पूरी ऑब्जेक्टिव, तब तक आप मतलब जैसे जुमलेबाजी, जैसे भाषणबाजी होती है, वैसे एक्सपेरिमेंट खेती के साथ नहीं हो सकते, क्योंकि खेती का अपना एक सिस्टम है, एक विजडम है। अब आप दुनिया में आप सारी चीजें कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी या तकनीकियों, मशीन और टूल्स के हिसाब से, लेकिन बीज को जब आप जमीन में बोओगे तो उसकी प्रयोगशाला उसकी नेचुरल प्रोसेस से ही होगी। यानी कि जो मक्का का बीज बोया है उसकी डोरमेंसी ब्रेक होगी छठे 60वें दिन, तो छठे 7वें दिन ही होगी, और वो एक 90 दिन के पीरियड में अपनी मैच्योरिटी अटेंड करेगा तो करेगा, उसको आप 30 दिन में नहीं कर सकते। अगर आप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रमोट करेंगे पहाड़ों में, तो उससे हमारी सॉइल की हेल्थ खराब होगी, हमारे जो खेती बाड़ी, जो टेरेस्ड फार्मिंग है, जो सीढ़ी नुमा खेती है, छोटी छोटी जोत है, रेन फेड एग्रीकल्चर है, इन पे इनके टॉप सॉइल लॉस होगा, इनकी मृदा का क्षरण होगा, और फिर आप तुरंत देखोगे आपकी सरकार गई, फिर नई सरकार ने नया बजट, नई योजनाएं, तो किसान को समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं इसकी बात मानूं या उसकी बात मानूं। बिल्कुल। तो हर सरकार अपना एजेंडा ले आती है। पुरानी सारी पारंपरिक ज्ञान है, ये कहीं आपको लगता है लुप्त हो जाएगा? जिस तरह की हम विकास की कहानी लिखना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट तो सब चाहते हैं, लेकिन डेवलपमेंट किस तरह से होना है ये बहुत बड़ी बात है। उसमें बहुत बारीकी से चीजों को ध्यान रखकर आगे बढ़ना होगा। क्या हमारे नीति निर्धारक इन चीजों का ख्याल रख रहे हैं? देखिए, एक जब चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड में हुई, उसके कुछ समय बाद सर्वोदयी लोगों ने और कई सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बीज बचाओ आंदोलन यहाँ चलाया। बीज बचाओ आंदोलन का ऑब्जेक्टिव यही था। कालांतर में वंदना शिवाजी ने इस पे काम किया, वर्तमान में हम भी कर रहे हैं। तो उसमें ये था कि पहाड़ के जो ट्रेडिशनल सीड है, जैसे 70-80 से अधिक प्रकार की हमारे यहाँ राजमा होती थी, राजमा छेमी जिसको बोलते हैं, ठीक है। फिर 2-3 प्रकार का झंगोरा था, 2 प्रकार का कोदा था, 35-40 प्रकार के धान थे। अब आप बोलो सुखनंदी, टाइचून, डिमरिया, ये धान है ही नहीं।
किण चालू, ये धान के बीज ही नहीं है। इनकी जैव विविधता या बीज प्रजातियां ही लुप्त तो हो जाएंगे आने वाले समय में। अभी कुलत पिछले कुछ समय से, जिस समय हरीश रावत की सरकार थी, उन्होंने हमारे माउंटेन मिलेट्स कोदा, जमुरा, कौड़ी, चीणा इनको प्रमोट किया था। और बाद में कालांतर में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने भी और वर्तमान सरकार भी सबको प्रमोट कर ही रही है जी। तो पहली बार है कि जब गांव में मंडवे को एक अच्छा रेट मिला, 25 रुपए किलो। जो लोग 8 या 10 रुपए किलो बेचते थे, वो 25 रुपए किलो आपको साबुत मंडवा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि उसका महत्व लोग समझ रहे हैं कि मंडवे से डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, विंटर में खाने से अच्छा रहता है। झंगोरे की खीर से में माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसमें पोटास, उसमें आयरन कंटेंट है, उसमें फाइबर्स हैं, ऐसे ही कई तरह की दालें हैं। तो उनके जैसे काला भट्ट है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स उसमें होता है। तो इन इन चीजों को अगर हम देखें तो जब ये मोनोकल्चर आएगा, जब हाइब्रिड बीजों की खेती आएगी, जब जो किसान जो जो बड़ा पूंजीपति जो भी इस देश में इस समय एग्रीकल्चर सेक्टर में एंटर कर रहे हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ फोकस बना रही हैं कि वो एग्रीकल्चर में जाएं। उनका उनका सिर्फ यही, वो जानती हैं कि आने वाले भविष्य में दो ही चीज की कीमत है, एक तो ज्ञान और दूसरा जमीन। तो वो ज्ञान और जमीन के सहारे ही विकास किया जा सकता है, पैसा तो कोई खाएगा नहीं। तो एक और ट्रेंड मैं देख रही हूँ इन दिनों, फोर्टिफिकेशन। चाहे वो राइस है वो फोर्टिफाइड है, उसमें पोषक तत्वों को ऐड किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो उससे जो ज़रूरी पोषण है वो मिलेगा, चाहे वो दूध की बात हो, चावलों की बात हो, मिलेट्स की बात हो। ये जो ट्रेंड है इसको आप किस तरह से देखते हैं? पोषण की जो आपने बात की, खेती और पोषण जो है, लोगों की थाली में खाना और उससे पोषण, इनका बहुत गहरा संबंध है। क्या इस पर भी कुछ गाज गिरने वाली है? क्या कहते हैं आप? देखिए, जो जो 12 अनाजा पद्धति थी ना पहाड़ में, उसमें ये था कि 12-13 प्रकार के अनाज एक ही खेत में बोए जाते थे और अलग अलग टाइम पे वो अनाजों को खाया जाता था। तो बॉडी को जो जैसे आज की डेट में तो आप देखते हैं ना, आप फूड सप्लीमेंट खरीद सकते हैं, एमवे के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, कई कंपनियों के प्रोडक्ट हैं। उस जमाने में वो सारी पद्धतियां नहीं रही, लेकिन लोकल ट्रेडिशनल विस्डम इस तरह स्ट्रॉन्ग था, उनको पता था गर्भवती महिला को कौन सा चावल देना है, बच्चे जब फीडिंग कर रहे हैं उस समय कौन सा दाल खिलानी चाहिए, अभी कौन से आटा बनाना चाहिए, आजकल रोटी किसकी बनानी चाहिए, पौधे का आटा या गेहूं का आटा, आपका रामदाना यानी चौलाई का आटा। हमारे यहाँ अलग अलग तरह के मल्टीग्रेन आटा, उसे रामदेव बेच रहे हैं तो सारी दुनिया मान रही है। गांव का आम किसान सोनू बोल रहा है तो कोई नहीं मान रहा है, जबकि वो ज्ञान उस बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसी गांव के किसान से लिया। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बन रही है हर गांव में, जिसको बीएमसी कह रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो बनेगी, उसमें उस ज्ञान गांव का अगर लोग ज्ञान और लोकल रिसोर्स का आप यूज करेंगे तो उस गांव को रॉयल्टी देंगे। एक तरफ आप ये कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को बोल रहे हैं आप पहाड़ में आओ खेती बाड़ी करो। ये दोहरी नीति कब तक, और क्यों इतना कंट्राडिक्शन? आपने बीच में फोर्टिफिकेशन की बात की थी कि अगर माना कोई आटा है, उसको आपने कहा प्रोटीन इन रिच है, और वो परिवार 10 किलो का आटे का बैग लाता है और घर में दो परिवारों को प्रोटीन चाहिए, दो सदस्यों को प्रोटीन चाहिए और 3 को नहीं चाहिए। तो आप अननेचुरल तरीके से उसके डाइट में प्रोटीन डाल रहे हैं जो 3 के लिए हानिकारक है, 2 के लिए लाभदायक है, जबकि वो परंपरागत फसलों में इटसेल्फ इनबिल्ट था। उनके जो जीन्स हैं, बीजों के जो जेनेटिक कोड हैं, उनमें उनकी मात्रा बैलेंस रहती है हर चीज की, क्योंकि अगर इम्बैलेंस बीज होगा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जमेगा ही नहीं। बिल्कुल। जो बीज खराब होते हैं वो अगली पीढ़ी में जमते ही नहीं। यानी कि बीज इतने ईमानदार हैं कि वो गलत जेनेटिक को या गलत पीढ़ी को आगे बढ़ाते ही नहीं। मनुष्य में जब ये बात मनुष्य में लागू नहीं होती, तो जैसे हम कहते हैं ना कि हेरेडिटरी लक्षण है, वंशानुगत लक्षण, तो भाई कभी कभी कहते हैं हम कि भाई इसके इसके परिवार में भी ऐसे लोग होंगे इसलिए गुंडा है, हलाना है, फलाना है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हमारे बीज, हमारी दालें, हमारे अनाज, हमारे माउंटेन मिलेट्स,
ये बहुत ईमानदार हैं, वो बेईमानी नहीं करते बिल्कुल। प्रकृति के तो साथ यहाँ में किसी भी तरह ईमानदारी की और नियत की जो ज़रूरत है वो शायद कहीं न कहीं खेती में ज़रूर अप्लाई करने की ज़रूरत है। आपसे बातचीत कर ये बारीकियाँ समझ में आ रही हैं। तो आपसे यही चाहूँगी अंत में मेरा आखिरी सवाल मिशन उत्तराखंड के लिए संक्षिप्त में वो क्या टॉप 3 चीज़ें आप चाहेंगे पहाड़ के परिपक्ष में परिप्रेक्ष्य में कि जो वहाँ के खेती किसानी को लाभान्वित करे और जो लोग हैं वो अपनी आजीविका ठीक तरह से चला पाएँ? पहली बात यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है, अगर वो कृषि भूमि है और उसको कोई थर्ड पार्टी खरीद रही है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कृषि के लिए ही उपयोग हो। ऐसा ना हो कि वो उसमें कृषि के नाम पे फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर खोल रहा है, कृषि जबकि वो उससे जुड़ा हुआ सेक्टर है। लेकिन जब आप जिस खेत में 2 कुंतल धान होता था, उस खेत में आपने फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर खोल दिया, तो वो 2 कुंतल धान का भी लॉस हुआ। अब फ्रूट प्रोसेसिंग सेंटर आपकी सरकारी सब्सिडी में चले गया। आपने अपने सिडकुल और इसमें सब्सिडी ली, उद्योग लगाए, 5 साल पैकेज का लाभ उठाया, सस्ती बिजली, पानी लिया, रोजगार में सस्ते लोगों को, बच्चों को अपने यहाँ नौकरी पे रखा 5-6 महीने, उसके बाद धक्का मार के उनको भी निकाल दिया, अपना बोरी बिस्तरा समेटा, पैकेज का लाभ लिया और चले गए। कृषि भूमि का उपयोग प्योरली प्योरली कृषि के लिए भी हो, कृषि के लिए ही होना चाहिए, अकृषि कार्यों के लिए नहीं होना चाहिए। पहला मुद्दा ये है। दूसरा, जो भू कानून की हमारे यहाँ बात आई थी, तो जब हम कृषि भूमि को कमर्शियल लैंड में बदलते हैं, तो उसमें एक पक्ष है कि 143 कराना पड़ता है एसडीएम के यहाँ अप्लाई करके कि भाई मेरी कृषि भूमि है, लेकिन साहब अब मैं आप यहाँ पे रिजॉर्ट बना रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे होटल बना रहा हूँ, क्योंकि खेती बाड़ी में कुछ हो नहीं रहा, सुअर भालू बंदर हमारी खेती को नुकसान पहुंचा रहे, इसलिए मैं रिजॉर्ट बना रहा हूँ पिलग्रिम और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, स्पा हलाना फलाना ये सब करो। तो ऐसी कृषि भूमि के उपयोग को चेंज करने के लिए इन्होंने एक त्रिवेंद्र सरकार में 2014 में एक आया था 143 कॉ रजिस्ट्री के टाइम आप कह दो कि मैं इसको कमर्शियल के लिए ले रहा हूँ, तो कमर्शियल में चेंज हो जाए। ये प्रावधान बंद होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे 260 नाली से अधिक भूमि ले सकता है, मतलब इट इज नियर अबाउट 250 25 एकड़ भूमि, यानी 250-60 नाली। तो ये इतनी ज्यादा जमीनों की खुली बंदर बांट लूट उद्योगपति और पूंजीपतियों को खुले में पूरे गांव के गांव बेच देने की ये जो परंपरा है, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमारे परंपरागत बीजों को और ट्रेडिशनल विजडम को डॉक्यूमेंट किया जाए, बीजों को संरक्षित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए वो जैव विविधता और वो ज्ञान अक्षुण्ण रहे। और मेरे को लगता है जब हिंद रहेगा तो किसान रहेगा, जब ट्रेडिशनल विजडम रहेगा तो ही किसान भी रहेगा, मुझे लगता है। और ये यूनिवर्सली पूरे देश में ये लागू होता है। ट्रेडिशनल विजडम ही हमारी खेती बाड़ी को बचा रहा है। मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं। हरित क्रांति उस समय भुखमरी से लड़ने का औजार था, लेकिन आज की डेट में वही स्वामीनाथन फाउंडेशन कहता है कि हमको अपने ट्यूबरस क्रॉप बचानी चाहिए, माउंटेन मिलेट्स बचानी चाहिए। बारानाजा विजय जड़धारी जी लड़ रहे हैं, बारानाजा हमारी जो अनाज के संरक्षण की, बीज बचाने की जो पद्धति है, वो जेनेटिक कोड की तरह उत्तराखंडियों की रीढ़ में वो बात होनी चाहिए, तभी आप खड़े रह पाएंगे। वरना आप लैंडलेस होके उनके वहां नौकरी करेंगे, वही ये जमीनें बेच देंगे तो उन्हीं के यहाँ नौकरी जी एक बड़ा इकोनॉमिक या चौकीदारी करेंगे या उनके यहाँ खेती हर मजदूर हो जाएंगे। बिल्कुल, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ा इकोनॉमिक डिज़ाइन है कि लोगों को खेती से निकालकर शहरों में लाया जाए, ताकि जो शहरों में सस्ती जो लेबर है वो उपलब्ध हो। कहीं ना कहीं उसी तरफ नीतियां तो नहीं चल रही, ये हमें आगाह करना होगा जो हमारे नीति निर्धारक हैं। और मिशन उत्तराखंड में जो बारीकी से जो बातें जेपी मेधानी जी ने रखी हैं, मुझे लगता है कि जो हमारे किसान नेता हैं वो भी इन बातों पर, इन पॉइंट्स पर ध्यान रखेंगे।
क्योंकि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो स्थानीय लोग उनको बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। और जेपी मेधानी जी जिस तरह से लोगों के बीच काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो अपनी समझ बनाई है इतने सालों से काम कर कर, तो उस समझ को हम सब भी समझें, अपनी समझ बनाएं। यही मेरी दरख्वास्त रहेगी दर्शकों से, नीति निर्धारकों से। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और दोस्तों, दर्शकों, अगर आपको ये चर्चा इस तरह की पसंद आई है तो आप मेरा चैनल हिंद किसान फेसबुक पर मौजूद है और यूट्यूब पर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की चर्चाएं आपके सामने लाई जा सकें। अपने कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।